न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं एरोमेटिक एनएसआर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे आप एआरएसएन के नाम से भी जानते हैं। आज उसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं यार। एनएसआर मैकेनिज्म अपन डिस्कस कर चुके हैं, पहले 3 टाइप होते हैं, SN1, SN2 और लास्ट आज अपन डिस्कस करेंगे एरोमेटिक एनएसआर, जिसे आप ARSN के नाम से जानते हो यार। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं यार। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि जो आपके एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, ठीक है, जो आपके एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं वो इन जनरल SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके कुछ रीजंस हैं, वो देखते हैं भाई। ठीक है, तो इन जनरल एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट शो SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्यों नहीं देते हैं, उनके कुछ रीजन है। पहला रीजन ये कहा जाता है कि CX बॉन्ड जो रहता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण, तो आपको मोर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप समझें, ये आपके पास कोई एरोमेटिक हैलाइड है। ठीक है, ये आपके पास कोई एरोमेटिक हैलाइड है। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड में बेसिकली क्या होता है यार कि ये जो हैलोजन है, इसके जो लोन पेयर हैं, ठीक है, लोन पेयर क्या है भाई, यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो CX बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा रेजोनेंस के कारण। और रेजोनेंस के कारण जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहां पर इस X का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है भाई, तो मजबूत बॉन्ड है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो पहला रीजन ये कहा जाता है कि ये जो CX बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इस कारण ये इन जनरल SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये बोलता है कि यहां पर ये जो हैलोजन कनेक्टेड, ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि यहां पर ये जो हैलोजन कनेक्ट है जिस कार्बन से, इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब ये कार्बन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो En होती है वो कितनी होती है, 2.75, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड की जो En होती है वो कितनी होती है, 2.5। ठीक है, अगर इसकी En 2.75 है तो यहां पर ये क्या करता है, ज्यादा En वाला कार्बन एटम इस X को, हैलोजन को टाइटली होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। अगर ये टाइटली होल्ड करके रखेगा तो आसानी से ये लीव नहीं करेगा, और जब तक लीविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा तो NSR कैसे हो सकती है यार। ठीक है, तो यहां पर जो हैलोजन बॉन्डेड होता है वो sp2 कार्बन से होता है, जिसकी En sp3 कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये हैलोजन को टाइटली होल्ड करके रखता है, तो आसानी से ये निकल नहीं सकता, और आसानी से निकल नहीं सकता तो NSR नहीं हो सकती। तो दूसरा रीजन ये कहा जाता है, हैलोजन इज अटैच्ड विद sp2 कार्बन व्हिच हैज मोर En विद रिस्पेक्ट टू sp3 कार्बन, सो sp2 कार्बन टाइटली होल्ड हैलोजन, हैलोजन को वो टाइटली होल्ड करके रखता है, तो आसानी से लीव नहीं करेगा, और आसानी से लीव नहीं करेगा तो NSR कैसे हो सकती है यार। ठीक है, अब थर्ड रीजन देखो, सपोज मान लो भाई साहब ये निकल भी गया, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी और इसे निकाल दिया, ठीक है, कैसे भी करके इसे निकाल दिया। अब ये जैसे ही निकलेगा, सपोज X नेगेटिव निकला यहां पर, तो आपके पास जो कैटायन बनेगा यार, ठीक है, ये बनेगा, और ये जो फिनाइल कैटायन है वो तो अनस्टेबल है, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला जो कार्बन है उसकी En कितनी है, 2.75 है, और ज्यादा En वाले पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब ये जो फिनाइल कैटायन है वो तो अनस्टेबल है, इस कारण ये SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि वहां पर ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट रीजन ये कहा जाता है कि फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है एज पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर En। फोर्थ पॉइंट ये कहा जाता है कि सपोज, ठीक है, यहां पर आप रिएक्शन कराओ, ये आपके पास एरोमेटिक हैलाइड है, ठीक है, इस पर आप न्यूक्लियोफाइल का टेक करवाओ। अब न्यूक्लियोफाइल और ये जो फिनाइल है आपके पास, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छी है, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल के पास आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास भी ज्यादा होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है यार, स्टेरिक रिपल्शन लगता है। स्टेरिक रिपल्शन लगने के बाद
ये न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक रिपल्शन फील करता है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, तो इस कारण ये रिएक्शन नहीं होती है। तो फोर्थ रीजन ये है कमिंग न्यूक्लियोफाइल फील स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण वो स्टेरिक रिपल्शन फील करता है। अब उन पॉइंट्स को मैं एक एक करके जोड़ता हूं, ठीक है। इन जनरल एरोमेटिक कंपाउंड SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट ये कहा जाता है कि जो CX बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर लिविंग ग्रुप को लीव करना है। दूसरा पॉइंट कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन बॉन्डेड होता है वो sp2 कार्बन होता है, जिसकी En sp3 कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो हैलोजन को टाइटली होल्ड करके रखता है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड रीजन कि अगर लिविंग ग्रुप लीव भी कर गया तो आपका जो कार्बोकेटायन बना है फिनाइल कैटायन वो अनस्टेबल रहता है एज पॉजिटिव चार्ज ऑन मोरियन। फोर्थ रीजन कि यहां पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल और जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन लगता है और न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक रिपल्शन फील करता है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। तो ये चार रीजन हैं जिसकी वजह से एरोमेटिक हैलाइड ना SN1 शो करते हैं ना SN2 शो करते हैं। लेकिन हमने भी ठान लिया है भाई कि ये चार लिमिटेशन है ना भाई, अब इन लिमिटेशन को कैसे ओवरकम किया जाए उसकी बात करते हैं। हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म है जिनकी मदद से अपन ARSN पॉसिबल करा सकते हैं। अब ये कैसे होने वाली है चलिए देखते हैं। अब अपन ने यहां लिमिटेशन तो देख ली है जिसकी वजह से जो आपके एरोमेटिक हैलाइड्स है वो SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारे पास हमने तो ये ठान लिया कि हमें तो यार ARSN यहां पर करानी है, यहां पर NSR करानी है यार। अब वो कैसे पॉसिबल है उसकी बात करते हैं। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन फॉलोइंग मैकेनिज्म आर सुटेबल, कि कौन कौन से मैकेनिज्म आ सकते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दो, नॉर्मल सी बात है कि X निकल नहीं रहा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड है, टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, ज्यादा टेम्परेचर दे दो भाई निकल जाएगा आसानी से, ज्यादा एनर्जी लगेगी, रिएक्शन हो तो जाएगी ना। तो यहां पर आप देखो कि आपके पास सपोज यहां पर PHX है, ठीक है, यहां पे PHCl है, यहां पर आप OH का यहां पर सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, यहां पे टेम्परेचर कर दो 360 डिग्री सेल्सियस, तो आसानी से निकल जाएगा। उसकी जगह पर कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH हो जाएगा, तो यहां पर NSR पॉसिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर आप NSR पॉसिबल करा सकते हो यार। दूसरा जो मैकेनिज्म आपके पास आता है वो आता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में ऐसा देखा जाता है कि जब आप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर -M ग्रुप को इंसर्ट करते हो तो आपकी जो ARSN है वो पॉसिबल हो जाती है। किस तरह से, जैसे कि आप समझें कि यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से कि यहां पर आपके पास ये Cl कनेक्टेड है और यहां पर आपके पास NO2 कनेक्टेड है और यहां पर आप चाहते हो कि OH माइनस का सब्स्टिट्यूशन हो जाए और यहां पर आप टेम्परेचर रखते हो 170 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा देखा जाता है कि ऑर्थो पोजीशन पर ये जैसे ही आप -M ग्रुप लगाते हो तो आसानी से ये Cl निकल जाता है, उसकी जगह पर आपका जो OH है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर ARSN क्या हो गई, पॉसिबल हो गई, ये ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल हुई है उसकी बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैकेनिज्म को समझना कि यहां पर मैकेनिज्म हुआ क्या है। जैसे कि समझें कि आप यहां पर ये Cl लगा के रखो, यहां पर आपने NO2 लगा दिया। NO2 लगाने से हुआ क्या, अब NO2 जैसे ही लगा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, जैसे ही यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कार्बन पर आएगी कमी, तो यहां पर कुछ इस तरह से कार्बोकेटायन बनेगा यार, यहां पर Cl, ठीक है, यहां पर ये इस कार्बन पर पॉजिटिव, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां N, यहां O नेगेटिव और यहां पर O, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर कमी आई वैसे ही आप OH माइनस का क्या कराओगे, अटैक कराओगे। अब OH माइनस जैसे ही यहां पर अटैक करेगा तो आपका इस तरह का एक कंपाउंड फॉर्म होगा, इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा। अब ये जो Cl है वो निकलता है यार, ठीक है, Cl अब आसानी से निकल सकता है। अब जैसे ही Cl निकलेगा ये प्रोसेस दोबारा से रिवर्स होगी और आपका कंपाउंड बन जाएगा, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा, ये Cl आसानी से लीव कर जाएगा और जैसे ही लीव करेगा तो ये प्रोसेस दोबारा से रिवर्स होगी और दोबारा से रिवर्स होकर कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और Cl नेगेटिव फॉर्म अच्छा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बन के, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब आप -M ग्रुप को इंसर्ट करते हो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर तो आपका ARSN क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। इस तरह से ये Cl आसानी से निकल जाता है। अब यहां पर ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है भाई, ये गुड लिविंग ग्रुप बन के ये निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल गया ये।
ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है और आपके पास ऐसा आ जाता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जितने ज्यादा माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स ARSN, क्योंकि ये जितने ज्यादा होंगे उतना आसानी से आपका लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी NSR हो जाएगी। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, यहां से लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ARSN is directly proportional to number of minus M group at ortho para position। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कितने माइनस एम ग्रुप हैं उन पर डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी, और जितनी रिएक्टिविटी जितना कम होंगे माइनस एम ग्रुप उतनी रिएक्टिविटी कम होने वाली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड ARSN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस एम ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब यहां पर जैसे कि अगर मैं आपको कुछ कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन देता हूं कि भाई एक क्वेश्चन है, इन्हें रिएक्टिविटी के अलोंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR के अरेंज में जमाना है, ऑर्डर में जमाना है, ठीक है, NSR के लिए कह सकता हूं मैं, जैसे कि समझे, ये SN1 के लिए कह दो, ज्यादा सही रहेगा, SN1 के लिए, ठीक है। तो यहां पे समझे, और फोर्थ कंपाउंड कहा जाए ये अब ये दो कंपाउंड अलग हैं, दो कंपाउंड अलग हैं, ठीक है। ये एरोमेटिक हैं, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक हैं भाई, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड्स हैं और ये आपके एरोमेटिक हैलाइड्स हैं। एक बात साफ है कि SN1 की रिएक्टिविटी में इन दोनों की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एरोमेटिक हैलाइड, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड इन जनरल SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब आपकी SN1 SN2 पॉसिबल होगी एरोमेटिक हैलाइड में। तो एक बात तो साफ है कि इन दोनों की रिएक्टिविटी जो है वो एरोमेटिक हैलाइड से ज्यादा होने वाली है। और इन दोनों में देखोगे SN1 की रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, यहां से X को निकालोगे, यहां पॉजिटिव, यहां X को निकालोगे, यहां पॉजिटिव, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ये, दूसरे नंबर ये। और यहां पर देखोगे एरोमेटिक हैलाइड है, माइनस एम ग्रुप पर डिपेंड करेगा, यहां पर माइनस एम है, ये यहां पर माइनस एम है, ठीक है। और यहां पर देखोगे एक माइनस एम, और जितने ज्यादा माइनस एम उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, तो तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये रहने वाला है। तो याद रखेंगे एरोमेटिक हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी रहने वाली है टुवर्ड्स SNR, ठीक है, NSR, SN1 और SN2 के लिए वो हमेशा कम होगी, किससे, जो आपके अल्काइल हैलाइड होंगे उनके कंपैरिजन में। इन जनरल ये देते नहीं है यार, ठीक है, जबरदस्ती करा रहे हो तो दे रहे हैं वो, ठीक है, इन जनरल नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये आपके पास एरोमेटिक NSR की पूरी कहानी कि एरोमेटिक NSR किस तरह से होती है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं वो SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, ये जो रीजंस हैं वो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें यार। मैकेनिज्म आपके पास है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, जैसे ही आप माइनस एम ग्रुप को ऐड करोगे ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपकी जो NSR है वो पॉसिबल हो जाएगी यार। तो इस तरह से आप ARSN करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।